पास एक हमने समस्या ली है, इसमें कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, यानी कि कमरे की जो आकृति है वो कैसी होगी, एक घनाभ की तरह होगी। आगे बढ़ते हैं। 7.50 रुपए यानी कि 7 रुपए 50 पैसे, इसको क्या बोलेंगे, 7 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। 7 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए या फिर खर्च ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम सफेदी करते हैं, फर्श पे तो करते नहीं सफेदी, हम चारों दीवारों पे करते हैं और छत पे करते हैं। तो ऐसी कुछ समस्या है। तो अब देखो, आप जो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आपने सूत्र सीखा था, उसका प्रयोग यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेंगे। हमारे पास इसके हल की अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ है कि कमरे की लंबाई, हमें कमरे की लंबाई दी हुई है जिसको हम क्या मान लेते हैं, L। ये है हमारे पास 5 मीटर। इसी तरह से कमरे की चौड़ाई इसको हम B मान लेते हैं। यह है हमारे पास 4 मीटर। और कमरे की ऊंचाई इसको हम H मान लेते हैं। यह है हमारे पास 3 मीटर। अब प्यारे बच्चों, सफेदी कहां करनी है, चारों दीवारों पे और छत पे, फर्श पे नहीं करनी। अब प्यारे बच्चों, अगर कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, अगर हम कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसमें क्या आ गया, कौन सा क्षेत्रफल आ गया, फर्श का और ऊपर छत का, इधर दीवार का और इस तरफ में दीवार का, पीछे की दीवार का और सामने की दीवार का। यानी कि जो कमरे में हमें 6 आयत दिख रही हैं, चारों दीवारों में और फर्श में और छत में, उन सब का आ जाएगा। क्या होता है हमारे पास, 2 गुना में LB जमा BH जमा HL। ये कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, यानी कि चारों दीवारें आ गई और फर्श भी आ गया और छत भी आ गई। अब ये कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन आप देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें फर्श पे सफेदी नहीं करनी है। हमें फर्श पे सफेदी नहीं करनी है तो हमें फर्श का छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, चारों दीवारों का और छत का और फर्श का। और अगर हम क्या करते हैं, इसमें से फर्श का छोड़े तो फर्श का माइनस करना पड़ेगा। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप देखें जो फर्श है उसमें उस घनाभ की क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। उसमें उस घनाभ की क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो वो लंबाई और चौड़ाई का हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो 6 आयत थी उसमें से एक आयत LB वो माइनस करनी पड़ेगी, किसके नाम की, फर्श के नाम की। अब यहां पे हमने ये जो क्षेत्रफल निकाला है, किसका निकाला है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और छत का क्षेत्रफल है। तो यहां पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहां पे कि कमरे की 4 दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। तो ये प्यारे बच्चों हमने क्या निकाल दिया, कमरे की 4 दीवारें और छत का क्षेत्रफल निकाल दिया इस फॉर्मूले से। ये तो कुल क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, फर्श के नाम का माइनस कर दिया। फर्श में क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो नहीं होगी ना, वो तो साइडों की दीवारों में होगी ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने L गुना में B यानी कि फर्श के लिए जो आयत थी उसको माइनस कर दिया। अब आप इसके अंदर मान रख दें, 2 गुना में LB, L है हमारे पास 5 गुना में 4 प्लस
बी एच 4 गुना में 3 प्लस एच एल 3 गुना में 5 माइनस एल बी 5 गुना में 4। तो यहाँ पे 2 गुना में ये हो गया हमारे पास 20, 5 चौके 20, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15 और ये माइनस के 20। तो ये हमारे पास आ गया 2 गुना में 20 और 10 30 और 40 और 5 45 और 2 47 माइनस 20। तो यहाँ पे 47 दूनी 94 हो गया, 94 माइनस 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया 74 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया कमरे की चार दीवारी, कमरे की चार दीवारी और छत का क्षेत्रफल, ये आ गया मेरे बच्चों। अब आप इसमें देखें कि हमें क्या करना है, इस पे पेंट करना था चार दीवारों पे और छत पे। आप चार दीवारों लिख दो या चार दीवारी, यानी कि चारों दीवारों को ही बोला गया है चार दीवारी। अब आप देखो सफेदी करने की जो खर्च की दर है, सफेदी करने की खर्च की दर, खर्च की दर है हमारे पास 7 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये खर्च की दर है। तो कुल खर्च क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल खर्च हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा हमारे पास जितना एरिया है, कुल क्षेत्रफल गुना में खर्च की दर। कुल क्षेत्रफल है 74 वर्ग मीटर और खर्च की दर है 7.50। तो यहाँ पे हम 100 लगा देते हैं और ये हटा देते हैं, एक जीरो कैंसिल हो जाती है, 5 दूनी 10 और ये 15 आ जाएगा हमारे पास। 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 37 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी गुना करेंगे, 15 सत्ते 105 का 5, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल 10 आ गया और 15 थे 45 और 10 55 रुपए। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हुई हमारी समझ किस तरह से हम जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसका अपने दैनिक जीवन की समस्याओं में प्रयोग करेंगे। अब इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, वो भी देखें आप इसको। जैसे यहां पे हम दूसरे तरीके से देखते हैं, हम पहले चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, चार दीवारों का क्षेत्रफल। हमने क्या निकाला प्यारे बच्चों, चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों चार दीवारों के क्षेत्रफल में देखो फर्श नहीं आएगा और छत नहीं आएगा। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुना में बी, और छत का भी यही होगा एल गुना में बी। तो एल गुना में बी फर्श के नाम का और छत के नाम का वो कट जाएगा। जैसे ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें से एल गुना बी कट जाएगा। कौन कौन आ जाएंगे हमारे पास, आ जाएंगे 2 गुना में एल बी नहीं आएगा, ना तो फर्श के नाम का आएगा और ना छत के नाम का आएगा। कौन कौन आएगा, बी एच आएगा और एच एल आएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास। अब आप इसमें जब मान रखेंगे 2 गुना में बी एच 4 गुना में 3 प्लस एच एल 3 गुना में 5, तो यहां पे आ जाएगा 2 गुना में 4 तिये 12 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे 2 गुना में 15 12 27, 27 दूनी 54 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों ये तो आ गया हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब छत का क्षेत्रफल निकालते हैं। छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत में क्या होगा, जो फर्श का होगा वही छत का होगा। छत में क्या है, जो फर्श में है लंबाई और चौड़ाई, यानी कि एल गुना में बी, एल गुना में बी। एल है हमारे पास 5 और बी है हमारे पास 4, यानी कि 5 चौके 20 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों आप देखो कि चार दीवारी का क्षेत्रफल भी आ गया हमारे पास और छत का क्षेत्रफल भी आ गया। तो अब अगर हम निकालें कि चार दीवारी और छत का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, तो देखो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास, कुल क्षेत्रफल
चार दीवारी का तो आ गया हमारे पास 54 वर्ग मीटर और छत का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 20 वर्ग मीटर। तो 54 और 20 कितना हो जाएगा 74 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों देखो हमने जब पहले निकाला था वो भी कितना आया 74, यानी कि इस तरीके से भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो और फिर खर्च के दर और कुल खर्च आप ज्ञात कर सकते हो, यानी कि दो तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमें एक और महत्वपूर्ण बात पता चलेगी कि चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या लिखा था हमने 2 गुना में BH प्लस HL, यानी कि अगर हम दो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें से हम दो कॉमन ले लेते हैं तो 2 गुना में देखो H बाहर चला जाएगा B प्लस L आ जाएगा, B प्लस L को L प्लस B भी लिख सकते हैं, 2 गुना में L प्लस B गुना में H। आप चाहो तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से भी चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास बेसिक, जिसकी सहायता से हम जो हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र सीखा है उसको किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे और किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं उसका, कि कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र सीखा है वो पूरा का पूरा यूज हो, उसका कुछ पार्ट यूज हो सकता है। देखो यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ गया, तो इस तरह से आपको कुछ न कुछ उसमें से छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरह से उसका प्रयोग करें। यहाँ पे एक समस्या लिखी हुई है जिसमें कहा गया है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी कि एक घनाकार डिब्बा है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो ये पूछा गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है और दूसरे जो पार्ट है उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास, अब हम इसके हल की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब अगर हम इसके हल की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक घन आकार का डिब्बा है, एक तो घनाकार डिब्बा है और एक दूसरा है घनाभाकार डिब्बा है। तो प्यारे बच्चों अगर हम घनाकार के डिब्बे की शेप बनाए तो इस तरह से आप बना सकते हैं शेप, एक वर्ग बना के और एक और वर्ग इसके अंदर बना दें और इनके कोनों को मिला दें। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो किनारा है, इसका जो किनारा है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब 10 सेंटीमीटर है। ये किसी तरह से एक हमारे पास घनाभाकार डिब्बा है। तो अगर हमें घनाभाकार का डिब्बा बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं और इसके अंदर एक और आयत बना देते हैं और इसके कोनों को मिला देंगे, तो ये हमारे पास घनाभाकार डिब्बा बन जाएगा। ये इसकी लंबाई L होगी, ये इसकी चौड़ाई B होगी और ये इसकी ऊंचाई H होगी। अब आपके पास देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है घनाभाकार डिब्बे का किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको हम क्या लिखते हैं A से, तो A बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है। यहां पे हमारे पास, सॉरी ये घनाकार है, ये हमारे पास घनाकार, ये है घनाभाकार। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, इसको हम L से लिखते हैं, कितनी है
12.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई B बराबर है 10 सेंटीमीटर और घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई H बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब आप देखिए जो चीज दी हुई है वो हमने लिख ली। पहले वाले में पूछा गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो घन आकार डिब्बे के लिए था ये 4a²। यहां से और ठीक इसी तरह से हम किसके लिए निकालेंगे ये घनाभाकार डिब्बे। इधर हम कर लेते हैं घनाभाकार डिब्बे के लिए। तो यहां पे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चार दीवारी के क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला था 2 गुना में L जमा B और गुना में H। तो हमने दोनों के फॉर्मूले लिखे। अब इसके मान रखो। पहले वाले में देखो हमारे पास क्या है, क्या है यहां पे कर लेते हैं 4 गुना में A का मान है 10, 10 गुना में 10, 100 से बन गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभाकार डिब्बे का तो क्षेत्रफल हमारे पास आया 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पे देखते हैं घनाकार डिब्बे का कितना आएगा। 2 गुना में L का मान है हमारे पास 12.5 प्लस B का मान है 10 गुना H का मान है 8। तो 2 गुना में 12 और 10 22, 22.5 और गुना में यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8। तो कह रहे बच्चों अब यहां से अगर हम या तो इसकी गुना कर लो या फिर हम देखो इसको कैसे करते हैं बटे में 10 लगा देते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 बच गए और 5 पंजे 25 और ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये 45 की 8 के साथ करनी है, 45 दूनी 90, 90 की 4 के साथ करेंगे तो 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों दोनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आ गया। अब आप इसमें से देखेंगे कि 400 360 से ज्यादा होता है तो हम लिख देंगे कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तथा कितना अधिक होगा 400 में से 360 अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 40। ये 40 आ गया ना तो इसे लिख देंगे तथा 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। तो ये हमारे पास इसका या फिर कितना अधिक है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तथा कितना अधिक है 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो ये एक आंसर तो आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास। ठीक इसी तरह से ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर देखते हैं हम किस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो अब दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², यानी कि 6 गुना में 100 गुना में 100, सॉरी 6 गुना में 10 गुना में 10, 100 तो बाद में बनेगा ना, 10 गुना में 10, तो ये 100 से 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब घनाभाकार डिब्बे का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभागाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कह रहे बच्चे ये हमारे पास क्या होता है, 2 गुना में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। अब इसमें मान रख दो, 2 गुना में LB, L है हमारे पास 12.5 गुना में 10 प्लस BH 10 गुना में 8 प्लस HL, H है हमारे पास 8 और L है हमारे पास 12.5, LH भी कह देते हैं, HL भी कह देते हैं। अब यहां से आप देखेंगे कि कितना आया, ये 2 गुना में, ये देखो यहाँ पे दशमलव है तो 10 लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये टोटल 125 मिल जाएगा हमें, प्लस यहाँ पे 10 अट्ठे 80 प्लस यहाँ पे अगर हम 10 लगाते हैं, देखो इसकी 8 के साथ करनी है, तो यहाँ पे अगर हम 10 लगा देते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा, 2 पे कट गया और यहाँ 25 आ गया, तो 2 पे काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये हमें यहाँ से 100 मिल गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास 2 गुना में, ये 125 और 100, 225 और 80, 220 और 80 300, तो ये 305 हो गया। 305 से हमारे पास आ जाएगा 610 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास घनाभागाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे घनाकार के डिब्बे का आया 600 और घनाभागाकार डिब्बे का आया 610। तो दूसरे पार्ट में पूछा गया किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो कम किसका है, घनाकार के डिब्बे का है। पहले वाले में क्या पूछा था, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो अधिक किसका था हमारे पास, जो घनाभ आकार का डिब्बा है, सॉरी घन आकार का जो डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 था, तो घन आकार के डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो अधिक था। अब दूसरे पार्ट में पूछा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है, तो घन आकार के डिब्बे का 600 और घनाभ आकार के डिब्बे का है 610, तो कम ये है हमारे पास। तो हम लिखेंगे कि घन आकार या सीधा ही घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तथा कितना कम है भाई, वो तो 610 है, 610 में से 600 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि कितना कम है, 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक समस्या जिसमें देखो हमने क्या किया, एक घन के बारे में भी बात की और घनाभ के बारे में भी बात की और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी बात की। प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो ऊंचाई दे रखी है और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो हमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और फिर उससे आधार ज्ञात करेंगे। तो अब आप देखें कि हमारे पास दे रखा है कि ऊंचाई, हम लिखेंगे कि बेलन का मतलब हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन सही है, बेलन की ऊंचाई जिसको हम h से लिखते हैं कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दे रखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर। हमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों हम त्रिज्या मान लेते हैं कि माना बेलन के आधार की त्रिज्या, जिसको हम सामान्य आमतौर पर बेलन की त्रिज्या भी कह देते हैं, इसको हम मान लेते हैं r सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा हमारे पास। कहने का मतलब हमारे पास एक बेलन है, इस बेलन का हमें क्या पता है, ऊंचाई पता है,
ये ऊंचाई है जो इसकी ऊंचाई का हमें पता है कितनी है ऊंचाई इसकी, यह 14 सेंटीमीटर है। इस ऊंचाई का हमें पता है और इसकी जो त्रिज्या है, यहां से अगर ये त्रिज्या करें तो आप इसको भी कह सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या होगी इसकी, आर त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या होगी। तो ये हमारे पास अगर पूरा कर दे तो ये व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास का हमें पता चल जाएगा। अब आप देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई आर एच। तो ये इसका सूत्र है, किसके बराबर है ये, 88 के। अब इसमें मान रख दो, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना में आर हमें निकालना है और एच हमारे पास कितना है, 14 बराबर है 88। अब आर हमें निकालना है तो ये जो नीचे वाली है ऊपर चली जाएंगे, जब आर पार गुना करेंगे तो ये 88 गुना में 7 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा और ये 14 भी नीचे आएगा। 2, 22 और 14 नीचे आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल करके जो बचेगा उसको भी नीचे लेके जा सकते हो, तो आपकी मर्जी है। अब आप देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये तो कट गया। 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2 सारे ही कट गए, यानी कि आर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर है 1 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं कि अतः बेलन के आधार का व्यास कितना होगा, व्यास 2 गुना में त्रिज्या। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 गुना में त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन। हमें क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें वैल्यू रख के और हमने इसको सोल्व कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक शंकु दिया हुआ है, अब उसमें ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, यानी कि ये सारा दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो दिया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले शंकु के आधार का व्यास, यह है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर व्यास है हमारे पास, तो हम इससे त्रिज्या निकाल सकते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या, इसको हम किससे लिखते हैं, आर से। तो ये क्या हो जाएगा, व्यास के बटे में 2, तो 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। आप इसको आगे करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ये आर है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको हम एल से लिखते हैं। यह हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिखेंगे कि शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर एल। तो पाई की जगह पे हम 22/7 लिख देते हैं, आर की जगह पे लिख देते हैं 10.5/2 और गुना में एल की जगह पे हम लिख देते हैं 10। तो प्यारे बच्चों इसको हल कर देते हैं हम। यहाँ पे ये 22/7 गुना में, अब देखो यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 2 के साथ 10 लग जाएगा, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लगा दिया और गुना में 10 दिया। अब देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये 10 के साथ ये 10 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 पंजे 35। तो हमें 15 की और 11 की गुना करनी है, 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16, साथ में लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट क्या है, जो सूत्र है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो यूज करना है और सोल्व करना है। तो बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण संख्या 1 के जैसे ही प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है हमारे पास, और आधार का व्यास 24 मीटर है और आधार का व्यास दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको जो चीज गिवन है, जो दे रखा है, उसको यूज करके हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास जो शंकु है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जिसको हम लिख देते हैं, इसको अगर कॉमन ले तो पाई कॉमन और आर कॉमन, यहाँ पे एल रह जाएगा, यहाँ पे एल प्लस आर भी लिख देते हैं और आर प्लस एल भी लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको चाहिए आर का मान और एल का मान। तो अब आप देखिए हमारे पास दे रखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास दे रखा है, अगर इसके हल की बात करें तो ये प्यारे बच्चों ये आपके माइंड में पहले ही होना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। प्यारे बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं, तो एल है हमारे पास 21 मीटर। ठीक इसी तरह से शंकु के आधार का व्यास ये हमारे पास है 24 मीटर, तो व्यास है हमारे पास, तो त्रिज्या आ जाएगी। शंकु के आधार की त्रिज्या जिसको हम आर से लिखते हैं, ये 24/2 यानी कि 12 मीटर आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक शंकु है जिसकी हमें त्रिज्या पता चल गई 12 मीटर और व्यास की बात करें तो 24 मीटर और तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास एल का मान है 21 मीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और ये जो वृत्तीय आधार है इसका क्षेत्रफल भी। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पाई
22/7 आर, आर है हमारे पास 12 गुना में एल है हमारे पास 21 प्लस ये हमारे पास आर का मान है 12। तो यहाँ पे हमने रख दिया 22/7 गुना में 12 और गुना में ये हमारे पास हो जाएगा 21 और 12 33 आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 22 की और 12 की करेंगे, 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24 और 2 26 और इसकी 33 के साथ करनी है। 3 चौके 12, 2 18 और 1 19, 9 6 और 1 7, तो ये 2 9 और 7 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 1 16 और 17 7 और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें 7 से भाग करना है, तो ये आ गया हमारे पास 8712/7। तो पहले बच्चों 7 एकम 7, हमारे पास 1 बच गया तो 7 ले लिया। 7 दूनी 14, हमारे पास 3 बच गए, 1 ले लिया। उसके बाद 7 चौके 28, 3 बच गए हमारे पास, 2 ले लिया। फिर 7 चौके 28, 4 बच गए हमारे पास, 0 यानी कि अब दशमलव आ गया। 7 पंजे 35, 5 बच गए, 0 ले ली और 7 सत्ते 49। तो इसके साथ लिख देंगे हम वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय अक्षेत्रफल। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको ये देखना है कि क्या चीज आपके पास गिवन है और उसको किस तरह से उसका यूज करके आप उसको सूत्र में पुट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों देखते हैं गोले से के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित एक उदाहरण। इसमें कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसके हल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास हम लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या, जिसको हम किससे लिखते हैं आर से, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहां पे एक गोला है हमारे पास इस तरह से, एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें ये तो बताया ही नहीं गया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि गोले के केस में तो एक ही होता है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात होती है। वक्र मतलब जहां से मुड़ा हुआ है, तो सारा ये तो इसी तरह से चल रहा है, सारा का सारा ये तो ऐसे ही है, समतल तो कहीं से है ही नहीं है, ये तो सारा ही वक्र है। तो वक्र और संपूर्ण एक ही बात है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीधा ही क्या लिखा हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों हम लिख देंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्या सूत्र है हमारे पास 4πr²। अगर वक्र पृष्ठ कहे तब भी यही है, संपूर्ण पृष्ठ कहे तब भी यही है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तब भी यही है। अब इसमें मान रखते हैं आप, देखो ये 4 गुना में ये हमारे पास 22/7 गुना में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 गुना में 7, तो एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 4 गुना में 22 गुना में 7। तो यहां से 4 की 7 के साथ करेंगे तो 28 हो जाएगा और 28 की हमें 22 के साथ करनी है, तो ये 56 और फिर ये 56 लिख लेते हैं, तो ये 6 4 5 11 1 और ये फिर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 616 और सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय अक्षेत्रफल बराबर है 616 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये जो सूत्र है अच्छी तरह से इनको ध्यान रखना है और ये देखना है कि कौन से सूत्र का आपको प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और समस्या लेते हैं। प्यारे बच्चों एक और उदाहरण हम लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब की बार हम जो केस है वो ले लेते हैं अर्धगोले का। तो अब यहां पे हम कर रहे हैं कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये प्यारे बच्चों आपको दो काम करने हैं, एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका हल देखते हैं। प्यारे बच्चों हमें क्या गिवन है, अर्धगोले की त्रिज्या गिवन है। हम लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम किससे लिखेंगे, आर से। आर बराबर है 21 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास अर्धगोला है, इस तरह से है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि अर्धगोले का पहला जो पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला जहां से ये वक्र है, मुड़ा हुआ है जहां से। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे लिख देंगे 2 गुना में 22/7 गुना में और 21 गुना में 21। तो यहां से इसको कैंसिल करें तो यहां 3 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21। अब 2 की 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 की 21 के साथ करेंगे, 6 6 दूनी 12, 126 हो गया। 126 की 22 के साथ करनी है 126। तो यहाँ पे 2 6 के 12, 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। फिर यही आ जाएगा, फिर 2 से करनी है तो 2 5 और 2। यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ये 7 7 और 2। तो ये आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, कितना आ जाएगा, 2772 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये आंसर फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख देंगे हम सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है अर्धगोले का संपूर्ण या फिर कुल भी, संपूर्ण या कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा प्यारे बच्चों, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 गुना में 22/7 गुना में 21 गुना में 21। तो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 आएगा। अब 3 तिया 9, 9 की 21 के साथ करेंगे 9 और 9 दूनी 18। अब की बार 189 की 22 के साथ करनी है, 2 9 में 18 का 8 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पे फिर 2 से करनी है तो यही आ जाएगा 8 7 और 3। तो इसको प्लस कर देंगे, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1 और ये 4। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। हमने ये क्या किया, ये इनकी गुना करके हमें इतना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया है। तो अगली लाइन में हम लिख देंगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये 4158 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने आज के इस लेक्चर में क्या सीखा, हमने सीखा कि किस तरह से हम जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका सूत्र किस तरह से बना उसके बारे में हमने सीखा कि किस तरह से एक जो गोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी त्रिज्या के 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमने सीखा। इसकी एक एक्टिविटी भी हमने डिस्कस की आपसे, आप इस एक्टिविटी को करें, आपको बहुत मजा आएगा। फिर हमने देखा कि जो अर्धगोला है, जब गोले को 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक पार्ट जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, अर्धगोला। दोनों ही जो होंगे वो अर्धगोले होंगे जब उसको बराबर 2 भागों में बांटेंगे हम। तो उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा, लेकिन संपूर्ण में जब हम उसको बीच में से काटेंगे तो एक हमें समतल वृत्त मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा हमें संपूर्ण में, तो वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया कि किस तरह से हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस तरह से हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों ये हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्यारे बच्चों लगातार प्रैक्टिस करते रहे, गणित विषय के संदर्भ में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही आपका गणित विषय के प्रति जो लगाव है, जो रुचि है वो बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों हमारे पास अगर इसका हम देखें तो यहां पे हमें एक घनाभाकार पानी की टंकी दी हुई है। हम लिखेंगे कि घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई, जिसको हम एल से लिखते हैं, वो है 5 मीटर। इसी तरह से घनाभाकार पानी की टंकी की चौड़ाई, इसको हम बी से लिखते हैं, यह है हमारे पास 2 मीटर। और घनाभाकार पानी की टंकी की ऊंचाई h, यह है 1 मीटर। कई बार इसको कैपिटल LBH से भी लिख लेते हैं। अभी आ गया हमारे पास, तो हम लिखेंगे कि घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन। प्यारे बच्चों देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है L गुना में B गुना में H, यानी कि 5 गुना में 2 गुना में 1।
5 दूनी 10, 10 एकम तो 10 वर्ग मीटर, घन मीटर ऐसे लिखेंगे, या तो मीटर और इसकी शक्ति 3, या फिर इसको आप लिखोगे यहीं पे लिख लेते हैं 10 घन मीटर, दोनों में से कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं। तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए होता है, ये हमारे पास आयतन के लिए है। अब प्यारे बच्चों यहां पे क्या कहा गया है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। अब हम जानते हैं कि एक घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। अब ये कितने घन मीटर है, 10 घन मीटर है, इसलिए टंकी में अधिक से अधिक भरा जा सकने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है, और जो टंकी का आयतन है वो कितना है, 10 घन मीटर। तो 10 के साथ इसकी 1000 की गुना कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 लीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इनके बारे में सोचना है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब की बार हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम प्रश्नावली 13.5 की बात कर रहे हैं तो आपको 13.4 तक का भी सारा काम आना चाहिए। उसमें जो सूत्र प्रयोग हुए हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं एक और उदाहरण। अब की बात है कि एक घनाकार पानी की टंकी का आयतन एक घनाकार पानी की टंकी का आयतन 216 घन मीटर है। घनाकार पानी की टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें आयतन का कॉन्सेप्ट भी आ गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो एक आपके पास जो घनाकार, इस तरह से घनाकार पानी की टंकी है और इसका जो आयतन है वो दे दिया, इसका जो आयतन है वो दे दिया है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन के सूत्र पता होना चाहिए और आयतन का कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे क्योंकि आयतन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास घनाकार पानी की टंकी के बारे में बात होती है। अब आप देखेंगे इसका हल हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि घनाकार पानी की टंकी का आयतन यह हमें दे रखा है 216 घन मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है घनाकार पानी की टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है घनाकार पानी की टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब प्यारे बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। ए उस घन की भुजा होती है। अब हमें भुजा चाहिए, हमें भुजा नहीं दे रखी है, हमें आयतन दे रखा है। अब यहां पे हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं माना घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक किनारा या टंकी की भुजा बराबर है a मीटर। यहां m लिखा हुआ है तो यहां पे भी आप m लिख सकते हो। a मीटर, ये m किसके लिए है, मीटर के लिए। थोड़ा दूर करके लिख देना ताकि क्लियर रहे सिचुएशन। a मीटर मान लिया क्योंकि भुजा को हम यही मानते हैं घन के लिए। अब आप देखेंगे कि पानी की जो टंकी है उसका आयतन 216 घन मीटर है, लेकिन पानी की टंकी का आयतन क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना में भुजा। ये पानी की टंकी का आयतन हो गया क्योंकि वो घनाकार है। किसके बराबर है 216 के, यानी कि a गुना में a किसके बराबर है 216 के। a की शक्ति 3 किसके बराबर है 216 के बराबर है। अब 216 को भी शक्ति के रूप में लिखो। अब आप देखेंगे, देखो अगर मैं इसको यहां पे करूं तो 216 है, 2 पे किया तो 108 आ गया, फिर 2 पे किया तो 54 आ गया, फिर 2 पे किया तो 27 आ गया, 3 पे किया तो 9 आ गया, 3 पे किया तो 3 आ गया, और फिर 3 पे किया तो 1 आ गया। तो 216 के लिए आ गया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3। तो देखो ये 2 की शक्ति भी 3 हो गया और 3 की शक्ति भी 3 हो गया, यानी कि हम इसको 2 गुना में 3 की शक्ति 3 कर सकते हैं। 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 3 एक जगह कर दिया, यानी कि 6 की शक्ति 3। आप चाहो तो इसकी गुना करके देख लो, 6 की 6 के साथ की तो 36, 36 की फिर 6 के साथ की 6 के 36 हासिल 3, 18 3 21, 216 हो गए पूरे। यानी कि ये a की शक्ति 3, ये 6 की शक्ति 3 है। अब देखो शक्ति आपस में बराबर है तो आधार भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि a का मान कितना आ गया 6। यानी कि जो घनाकार पानी की टंकी है उसकी भुजा कितनी आ गई 6 मीटर। अब घनाकार पानी की टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 6², तो 6 गुना में यहाँ पे 6 गुना में a² के नाम 6 की शक्ति 2, 6 की शक्ति 2 लिखना है ना हमें, 6 की शक्ति 2 यानी कि 6 गुना में 6 गुना में 6, तो 36 36 की 6 के साथ करेंगे तो 216 घन। यहाँ पे अगर पृष्ठीय अक्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों देखो इसका जो आयतन था वो था 216 घन मीटर, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो भी 216 ही आया, लेकिन ये कितना है, क्या है हमारे पास वर्ग मीटर। तो इस तरह से देखो ये जो हमारा प्रश्न है उसमें हमने क्या किया कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपसी संबंध को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से अगर आयतन दे रखा है तो हमने भुजा निकाल ली, और भुजा से फिर हमने किस तरह से क्या निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक इसी तरह से अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो हम भुजा निकाल सकते हैं, और भुजा से हम फिर क्या निकाल सकते हैं आयतन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम समरी करें आज के इस लेक्चर की, तो हमने सीखा सबसे पहली बात कि जो आयतन है वो क्या होता है। प्यारे बच्चों जो ठोस आकृतियां हैं वो स्थान घेरती हैं, और उनके द्वारा घेरे गए स्थान का जो माप है उसको हम क्या बोलते हैं आयतन बोलते हैं। और अगर कोई खोखली आकृति है तो उसके अंदर जितना तरल भरा जा सकता है या जितनी हवा भरी जा सकती है उसको उस बर्तन की धारिता बोलते हैं। धारिता हो या फिर आयतन हो या फिर उस तरल का आयतन बोलते हैं। धारिता हो या आयतन हो, इसका जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं घन मात्रक, जैसे घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन किलोमीटर, इस तरह से। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा घन मात्रक। जैसे क्षेत्रफल का क्या होता है वर्ग मात्रक। तो ये हमने सीखा। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा कि घन का जो आयतन है या घनाभ का जो आयतन है वो किस तरह से ज्ञात करते हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन या फिर घनाभ आकार की आकृतियों का आयतन होगा लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ठीक इसी तरह से
जो घन आकार की आकृतियां हैं, तो घन में क्या, घनाभ और घन में क्या फर्क होता है? घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो घन आकार की आकृति है या फिर घन का जो आयतन है वो क्या होगा? भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा, यानी कि भुजा की शक्ति 3। भुजा की जगह पे हम घन का किनारा भी कह देते हैं, जिसको हम ए से लिखते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम एल, बी और एच से लिखते हैं। तो यानी कि घनाभ का जो आयतन हो गया वो हो गया एल गुना में बी गुना में एच, और जो घन का आयतन हो गया वो हो गया ए की शक्ति 3 या फिर ए क्यूब या फिर ए गुना ए। तो ये सीखा हमने। फिर उसके बाद किस तरह से हम, जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भी समस्या दी हुई है, उसका हम आयतन किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि वो आकृति किस प्रकार की है, और उसको फिर उस आकृति से संबंधित जो सूत्र है उसकी सहायता से हमने उसका हल सीखेंगे। यहाँ पे हमने 2 उदाहरण लिए, जिसमें हमने एक घनाभ आकार की आकृति, पानी की जो टंकी है उसका जो आयतन है वो निकालना सीखा, और दूसरा में हमने जो आयतन हमें दे रखा है, आयतन से हमने घन की जो भुजा है वो ज्ञात की, और भुजा से फिर हमने क्या किया? पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात किया। यानी कि जो हमने पहले 4 प्रश्नावली पढ़ी है उनका आपसी संबंध भी यहाँ पे हमने ले लिया। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही आप गणित विषय में पारंगत होंगे, उतने ही आपके जो विषय से संबंधित डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलेंगे, और आपकी गणित विषय में रुचि है बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा बेलन का आयतन। प्यारे बच्चों, ये एक हमने उदाहरण लिया है जिसमें हमने जो प्रश्नावली 13.6 को भी इंक्लूड कर लिया गया, और इससे पहले हमने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है इससे पहले प्रश्नावली में, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है ताकि साथ में उसकी भी रिवीजन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम हल करेंगे। तो हमारे पास एक लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है जिसके आधार का व्यास दे रखा है। तो हमारे पास एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसको हम अगर बनाए इस तरह से बना लेते हैं। इसका जो आधार का व्यास है, इसको कह लो या इसको कह लो, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है यह है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। यहां से भी जैसे त्रिज्या होगी यहाँ पे, हम इसको भी ऐसे मिला सकते हैं और इसको भी 21 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लंबवृत्तीय बेलन है। तो हमारे पास अगर हम इसके हल की बात करें तो हमें दिया हुआ है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास ये दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम सीधा ही बेलन लिख सकते हैं, तो कि हम लंबवृत्तीय बेलन के बारे में ही बात कर रहे हैं पूरे अध्याय में। यहां पे हम लिख सकते हैं अब कि लंबवृत्तीय बेलन
के आधार की त्रिज्या, जिसको हम r से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा व्यास का आधा हो जाएगा, यानी कि 10/2, यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, इसको हम h से लिखते हैं। ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास ऊंचाई है। अब पहला पार्ट, इसमें कहा गया है कि आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारे पास 2πr/h। ये आपने प्रश्नावली 13.2 में पढ़ा है। यहां पे हम लिखेंगे 2 गुना में 22/7, पाई की जगह पे r है हमारा 5 और h है हमारा 21। यहाँ पे 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब देखो मेरे बच्चों 22 तिया 66 हो जाएगा और 5 दूनी 10 है, 66 की 10 के साथ करेंगे तो ये 660 आ जाएगा। अब यह क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास, जो पहला पार्ट है वो हमने हल कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। इसमें कहा गया है कि बेलन का संपूर्ण या फिर कुल भी कह देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तेरे बच्चों ये क्या होता है, ये होता है 2πr और ये r+h। यहां पे हम लिखेंगे 2 गुना में 22/7 गुना में r का मान है हमारे पास 5 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये r 5 है और h है हमारे पास, h का मान हमारे पास 21 है, 21। तो ये 2 गुना में 22/7 गुना में 5 और गुना में 21 और 5 26। अब प्यारे बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, देखो 2 की और 5 की करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 की 22 के साथ करेंगे तो ये 220 हो जाएगा। अब 220 की 26 के साथ करनी है तो 26 की हम 22 के साथ कर लेंगे, पीछे एक 0 लगा देंगे। तो हम 26 की 22 के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये आ गया हमारे पास 2, ये 7 और ये 5, 2, 7 और 5। यहां से हम इसको लिख देते हैं। अब 5720 बन जाएगा ना, क्योंकि हमने तो 22 की और 26 की है और 10 के साथ करेंगे तो 0 लग जाएगी पीछे, और बटे में 7। अब इसको आप 7 से भाग कर लें। अब अगर इसको 7 से भाग करें, 5720 को 7 से, 7 8 56, 1 बच गया, 7 एकम 7, 5 0, 7 7 49, 1 0 तो दशमलव आ जाएगा, 7 एकम 7, 3 और 0 7 चौके 28। तो 2 दशमलव स्थान तक हम ले लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 817.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम याद करते हैं तीसरा जो हमारा पार्ट था। जो तीसरे पार्ट में कहा गया था हमें कि बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पार्ट है हमारे पास बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र देखें हमारे पास क्या आता है, होता है अभी हमने बनाया था। तो ये है हमारे पास πr²h। तो पाई मतलब 22/7, r 5 गुना में 5 और गुना में 21। त्रिज्या 5 है और 21 हमारी ऊंचाई है। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो प्यारे बच्चों यहां से 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 की और 22 की करनी है हमें। तो 75 और 22 की हमें गुना करनी है। तो ये 150 हो जाएगा और फिर 150 हो जाएगा
ये 0, 5 और ये 6 और ये 1। तो ये हमारे पास आ गया 1650 घन सेंटीमीटर। ध्यान रहे घन सेंटीमीटर मतलब शक्ति 3। तो आपको ध्यान रखना है कि घन सेंटीमीटर। हम लिखते हैं कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हमने एक बिल्कुल आसान सा एक एग्जांपल ले लिया। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, एक शंकु है जिसके बारे में हमें क्या पता है कि इसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे, अगर इसके हल की बात करें हम, तो हम लिखेंगे कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है, इसको हम किससे लिखते हैं, आर से। शंकु के आधार की त्रिज्या इसको हम आर से लिखते हैं, तो बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से शंकु की ऊंचाई, इसको हम किससे लिखते हैं, एच से। ये कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो आर का मान आ गया और एच का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या है मेरे बच्चों, इसका सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लिखेंगे 1/3 गुना में पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 7, तो 7 गुना में 7 और गुना में एच का मान है 10। अब यहां से मेरे बच्चों एक साथ तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 22 है, 7 है और 10 है। देखो 22 की 7 के साथ करके 10 के नाम की तरफ 0 लगा देंगे। 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 और 1 15, और पीछे ये 0 लगा दिए और बटे में 3 आ गया। अब ये आ गया घन सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं घन सेंटीमीटर क्योंकि आयतन है। अब अगर इसको दशमलव में लिखते हैं तो 3 पंजे 15, 5 4 लिया तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 तिया 9, दशमलव आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस तरह से ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो। ये हमने एक बिल्कुल आसान सा उदाहरण लिया है जिसमें हमने क्या किया कि हमारे पास आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, सूत्र के अंदर आर का और एच का मान हमने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं कि जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़े। ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारे बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। एक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।
मेरे बच्चों यहाँ पे इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि गोलाकार आकृति है जिसका जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास जो गोलाकार आकृति है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से कोई गोलाकार आकृति है, तो इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसके हल की बात करें, हम लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो यहां से हम गोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या हमारे पास, जिसको हम r से लिखते हैं, यह आ जाएगी 42 के बटे में 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगा देंगे। अब हम लिख देंगे कि गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 4/3 ऐसे ही, ये 22/7, आर है हमारे पास 21 गुना में 21 और गुना में 21, आर क्यूब है ना, तो 21 गुना में 21 गुना में 21। अब देखो यहां से 3 7 21 होता है, तो 1 21 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 7 एकम 7, 7 या 21 और 3 एकम 3, ये कट जाएगा हमारे पास। हमारे पास बच गया 4 गुना में 22 गुना में 21 गुना में 21। अब देखो आप 21 की 21 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 441, 21 की के साथ करेंगे 441, सॉरी 441, और 22 की 4 के साथ करेंगे तो 88। इनकी और कर लेते हैं हम, अब इनकी गुना और कर लेते हैं हम। ये 8, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 2 3, 8 चौके 32 और ये 35, फिर ये आ जाएगा क्योंकि फिर 8 से करनी है, तो 8 2 और ये 5 और ये 3, तो ये आ गया हमारे पास 8 10 0 हासिल 1, ये भी 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, और ये 5 और 3 8 और ये 3। तो पहले बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 38,808 घन सेंटीमीटर, 38,808 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको किसका पता होना चाहिए, त्रिज्या का पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें है हमारे पास एक बड़े भवन की छत पर रखी पानी की टंकी अर्धगोले के आकार की है, जिसकी त्रिज्या यहां पे हम लिखते हैं 0.21 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि टंकी में कितने लीटर पानी
आ सकता है, या फिर इसको ये कहें कि टंकी में ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर पानी आ सकता है या भर सकते हैं, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, अब यहां से आप देखें कि पहली तो बात कि जो टंकी है वो अर्धगोले के आकार की है। अब अर्धगोले के आकार की है तो हमें आयतन का जो सूत्र है वो अर्धगोले के हिसाब से लगाना पड़ेगा। फिर उस सूत्र के लिए हमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो घन मीटर या घन सेंटीमीटर में आएगा, और फिर हमें उसको लीटर में बदलना है। तो ये काम हमें इसमें करना है। देखते हैं मेरे बच्चों इसका हल। यहां से अगर हम बात करें, अब की बार जो पानी की टंकी है वो अर्धगोले के आकार की है, और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.21 मीटर, इस तरह से है, अर्धगोले के आकार की। अब इसके लिए हम इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि अर्धगोले के आकार की पानी की टंकी की त्रिज्या, ये हमारे पास है 0.21 मीटर, यानी कि हमारे पास R का मान आ गया 0.21 मीटर। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। यहां पे अर्धगोले के आकार की पानी की टंकी का आयतन, ये होगा, अर्धगोला है प्यारे बच्चों, तो 2/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 गुना में 22/7 गुना में, यहाँ पे 0.21 गुना में 0.21 गुना में 0.21, ये आ गया हमारे पास। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहां से दशमलव हटा लेते हैं। हम क्या करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। 2/3 गुना में 22/7 गुना में, यहाँ पे 21/100 लिख लेते हैं, और फिर हम 21/100 लिख लेते हैं, और फिर हम 21/100 लिख लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये हमने 2 जीरो लगा ली, तो यहाँ पे हमारे पास 100 बन गई। अब आप देखिए, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कैंसिल होता है हमारे पास बच गया, क्या आ जाएगा, एक तो है हमारे पास 2, और एक है हमारे पास 22, और ये 21 और 21। तो आप देखें इसको कैसे करेंगे, हम इसकी गुना करते हैं। देखें 21 की 21 साथ करेंगे तो 441 हो जाएगा, ये हमारे पास 441 है, और 22 की 2 के साथ करेंगे तो 44 हो जाएगा। यहां से आप देखें 4 चौके 16, 6, 16 और 1 17 है, 4, ये यही आ जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा 6, 7 और 1, ये आ गया हमारे पास 4, 6 और 4 10, 0 हासिल 1, 7 और 1 8 14, 7 और 1 8 और 6 14 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये 4, 6 और 4 10 0 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14 4 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, और ये हमारे पास 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया 19,404 बटे में। अब देखो जब इनकी गुना करेंगे 2 0 4 0 6 0, 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ 1 लगा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास घन मीटर, क्योंकि मीटर में है हमारी त्रिज्या, तो ये आ गया घन मीटर। और हमें किस में निकालना है आंसर, लीटर में। अब हम लिखेंगे
कि हम जानते हैं, हमें पता है कि हम जानते हैं कि 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। अब आप देखिए, तो अब हमें जो निकालना है उसको लिख देते हैं। हमें निकालना था टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हम लिखेंगे कि टंकी में आ सकने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी? 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है। इतने घन मीटर है 19,404 बटे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो नीचे ये हमारे पास 10 लाख है। तो गुना में जब हम 1000 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये 3 जीरो तो कट जाएगी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 19,404 बटे में यहां पे हमारे पास 1000 आ जाएगा। 1000 इसके बटे में कर दिया तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहां पे दशमलव आ जाएगा। तो 19.404 लीटर। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी त्रिज्या का मान बढ़ता चलेगा, तो ये तो हमने एक उदाहरण लिया ना, हमारी कैलकुलेशन छोटी रही इसलिए हमने एक उदाहरण लिया है। तो जैसे जैसे इस त्रिज्या का मान बढ़ता चलेगा तो ये जो टंकी में जो पानी है उसकी मात्रा भी बढ़ती चलेगी। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ती चलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी इसमें उतने ही ज्यादा लीटर पानी आएगा। प्यारे बच्चों ये हमने एक उदाहरण ले लिया अर्धगोले से संबंधित, और साथ में किस तरह से हम जो आयतन है वो ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम जो गोलाकार वस्तु है उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। कि जो गोलाकार वस्तु है उसका जो आयतन है उसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है 4/3 पाई r³। और जो अर्धगोला है, जो अर्धगोला होगा वो गोले का आधा होगा, यानी कि उसका आयतन भी गोले के आयतन का आधा होगा। अब अगर गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r³ है तो अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र है वो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r³ हो जाएगा। तो हमने ये सूत्र सीखा, और इसके साथ साथ फिर हमने अगर व्यास दे रखा हो गोले का तो उससे हम गोले का आयतन किस तरह से निकालेंगे हमने सीखा। कि अगर व्यास दे रखा है तो उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद सूत्र का प्रयोग करके गोले का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर व्यास या त्रिज्या दी हो और अर्धगोले का आयतन पूछा हो तो ठीक उसी तरह से हम अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल लेंगे, और अगर त्रिज्या दी हुई है तो बढ़िया है हमारे पास, ठीक है, फिर तो समस्या ही नहीं कुछ। तो हम अर्धगोले का जो आयतन है 2/3 पाई r³, उस सूत्र का उस सूत्र का प्रयोग करके हम अर्धगोले का जो आयतन है वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे जो आंसर है वो घन मीटर या मीटर में ना पूछ के आपसे जो आंसर है उसको वो लीटर में पूछ ले, तो हमें पता है कि जो 1 घन मीटर है, 1 घन मीटर किसके बराबर है? वो 1000 लीटर के बराबर है। तो जो आपका आंसर घन मीटर में आ रहा है आप उसको क्या करेंगे? उसको आप 1000 से गुना कर देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। तो पहले बच्चों यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो लेक्चर का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमारी जो चैप्टर की सभी एक्सरसाइज है, जो मेन एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहली 4 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया ठोसों का, और लास्ट की जो 4 एक्सरसाइज है उसमें हमने फिर से
जो उन्हीं ठोसों का आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं ये सीखा। प्यारे बच्चों, आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो एक काफी बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर का जो सारांश है सबसे अंतिम पेज पे सारांश लिखा हुआ है, और उस सारांश में जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, उन सभी सूत्रों को एक जगह पे लिखा हुआ है। तो आप बीच बीच में इन सूत्रों को जरूर रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको कभी भी इसके क्वेश्चन करने पड़ जाए तो आपको समस्या नहीं आएगी, आपको माइंड में रहेगा। तो ये सभी सूत्र एक जगह पे लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित विषय में, आप उतने ही पारंगत होंगे। गणित विषय में आपकी रुचि उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि गणित विषय को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जब तक अपने हाथ से अभ्यास नहीं करेंगे, खुद क्वेश्चंस को सोल्व करके नहीं देखेंगे, तब तक गणित विषय में आप पारंगत नहीं हो सकते, गणित विषय में आपकी रुचि नहीं बन सकती, गणित विषय के प्रति आपका भय कम नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और आप देखेंगे कि गणित एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों से में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।